नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनने और समझने वाले हैं। ये कहानी है कि पौधे और जानवर आखिर ये बने कैसे होते हैं। हम बात करेंगे जीवन की उन बुनियादी ईंटों की जिन्हें ऊतक या टिश्यू कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये समझना बहुत जरूरी है कि जीवन कैसे संगठित होता है। हमारे पास कुछ सवाल हैं और उनके जवाब हैं। ये समझिए कि इस कहानी के अलग-अलग हिस्से हैं। कोशिश ये रहेगी कि इन सवालों के जरिए हम पौधों और जानवरों की बनावट, उनके काम करने के तरीके, इसकी एक ऐसी तस्वीर बनाएं जो आसानी से समझ आए और शायद थोड़ी हैरान भी करे। हाँ, क्योंकि ये वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे छोटी-छोटी कोशिकाएं मिलकर इतना कुछ करती हैं। तो आज का हमारा ये सफर ये पता लगाएगा कि ऊतकों में कितनी तरह की वैरायटी है, वो कौन-कौन से खास काम करते हैं और कैसे ये कोशिकाओं के समूह मिलकर जीवन को चलाते हैं। हाँ, तो कहानी शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। ये ऊतक, ये होता क्या है आखिर? सुना तो बहुत है, पर मतलब क्या है इसका? बिल्कुल यहीं से शुरू करते हैं। देखिए, ऊतक का मतलब सिर्फ ये नहीं कि बहुत सारी कोशिकाएं एक जगह इकट्ठी हो गईं। नहीं, ये कोशिकाओं का एक एक अनुशासित समूह है, शरीर में एक खास जगह पर व्यवस्थित, और उनका एक ही मकसद होता है किसी एक खास काम को बहुत अच्छे तरीके से, मतलब पूरी दक्षता से करना। अच्छा। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कारीगरों की एक टीम होती है। हर कोई अपना खास काम जानता है और सब मिलकर कुछ बड़ा बनाते हैं। संगठन और विशेष काम, यही है ऊतक। ठीक है, मतलब एक टीम की तरह। तो क्या ये टीम वर्क, ये संगठन सिर्फ हम जैसे मतलब जटिल जीवों में होता है? ये जो श्रम विभाजन की बात आती है, वो कहाँ आती है इसमें? हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये श्रम विभाजन यानी काम का बंटवारा, ये बहुकोशिकीय जीवों की ही पहचान है। बहुकोशिकीय मतलब? जिनमें एक से ज्यादा कोशिकाएं हों? हाँ, सोचिए अमीबा जैसा जीव है, एक ही कोशिका है बस। अब वही एक कोशिका सब कुछ कर रही है, खाना भी पचा रही है, सांस भी ले रही है, चल भी रही है। लेकिन हमारे जैसे जीवों में, जिनमें लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं, वहाँ काम बटा हुआ है। कुछ कोशिकाएं पाचन का काम देख रही हैं, कुछ सांस लेने का, कुछ हिलने डुलने का। अच्छा। इसे ही कहते हैं श्रम विभाजन। और इससे फायदा ये होता है कि हर काम ज्यादा अच्छे से, ज्यादा कुशलता से होता है। ये तो कमाल की व्यवस्था है। अच्छा, पौधे और जानवर दोनों में ऊतक होते हैं, है ना? बिल्कुल। पर दिखते तो बहुत अलग हैं। तो क्या उनकी बनावट में, खासकर जो ऊतक उन्हें सहारा देते हैं, उनमें कोई बड़ा फर्क है? हाँ, बहुत बड़ा फर्क है। और ये फर्क उनकी उनकी जीवन शैली से जुड़ा है। कैसे? देखिए, पौधे तो एक ही जगह खड़े रहते हैं। उन्हें सीधा खड़ा रहना है, हवा पानी सब झेलना है, तो उन्हें मजबूत सहारे की जरूरत है। सही बात है। और मजे की बात यह है कि उनका ज्यादातर जो सहायक ऊतक है वो मृत कोशिकाओं से बना होता है। मृत कोशिकाओं से? हाँ, ये मृत कोशिकाएं उन्हें वो कठोरता, वो मजबूती देती हैं, जैसे किसी बिल्डिंग में पिलर होते ना, वैसे। अच्छा। दूसरी तरफ जानवर हैं, उन्हें तो चलना फिरना पड़ता है खाने के लिए, साथी के लिए। तो उनके सहायक ऊतक जैसे हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, वो भी जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं, ताकि उनमें गति हो, लचीलापन हो। ये तो बहुत बड़ा अंतर हुआ। और उनके बढ़ने का तरीका, क्या वो भी अलग है? हाँ, वो भी अलग है। पौधों में क्या होता है कि वृद्धि अक्सर कुछ खास हिस्सों में ही होती है, जैसे जड़ और तने की नोक पर, या तने की मोटाई बढ़ाने वाले हिस्से में। इन जगहों पर ऐसे ऊतक होते हैं जो जिंदगी भर विभाजित होते रहते हैं और पौधा लंबा या मोटा होता रहता है हमेशा? हाँ, उन हिस्सों में। लेकिन जानवरों में ऐसा नहीं है। हम लोगों में शारीरिक वृद्धि ज्यादातर पूरे शरीर में एक साथ होती है और फिर एक उम्र के बाद रुक जाती है। ऐसा नहीं कि हाथ जिंदगी भर बढ़ता रहे। समझ गया। तो पौधों में ये जो खास बढ़ने वाले हिस्से हैं, जहाँ कोशिकाएं लगातार बढ़ती रहती हैं, उन ऊतकों का क्या नाम है? और पौधों में मोटे तौर पर कितने तरह के ऊतक होते हैं, बांट सकते हैं। ठीक है। पहला ग्रुप है विभज्योतक ऊतक, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये वो कोशिकाएं हैं जिनमें जोश है, जो लगातार विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती हैं। ये पौधे के सिर्फ कुछ खास ग्रोथ जोन में मिलती हैं। ग्रोथ जोन? हाँ। और दूसरा ग्रुप है स्थायी ऊतक, यानी परमानेंट टिश्यू। ये वो कोशिकाएं हैं जो विभज्योतक ऊतक से ही बनी हैं, लेकिन अब बड़ी हो गई हैं, एक खास काम संभाल लिया है और अब उन्होंने विभाजन करना बंद कर दिया है। अच्छा, तो ये जो ग्रोथ जोन वाले विभज्यतक ऊतक हैं जी, क्या ये भी अलग अलग तरह के होते हैं? जैसे पौधे को लंबा कौन करता है, मोटा कौन करता है? हाँ, इनके काम भी बटे हुए हैं।
एक होता है शीर्षस्थ विभज्योतक यानी एपिकल मेरिस्टम। ये जड़ और तने के बिल्कुल नोक पर मतलब चोटी पर पाया जाता है। नोक पर। हाँ, और यही पौधे की लंबाई बढ़ाता है, ऊपर की तरफ भी नीचे जड़ की तरफ भी। ठीक है। 3 होता है पार्श्व विभज्योतक यानी लैटरल मेरिस्टेम। ये तने और जड़ की साइड में होता है और मोटाई बढ़ाता है। जैसे पेड़ का तना साल दर साल मोटा होता जाता है ना, वो इसी की वजह से। अच्छा, मोटाई के लिए। हाँ, और एक और है अंतर्वेशी विभज्योतक इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये अक्सर पत्तियों के बेस पर या टहनियों के बीच की गांठों पर होता है। उन हिस्सों को बढ़ाने में मदद करता है। जैसे घास को काट दो तो वो फिर से बढ़ जाती है, वो इसी की मदद से। ओह, ठीक है। और जब ये विभज्योतक ऊतक की कोशिकाएं अपना बढ़ने बढ़ाने वाला काम पूरा कर लेती हैं, तो वो स्थायी ऊतक कैसे बनती हैं? क्या होता है उस वक्त? ये एक तरह से कोशिका का करियर बदलना है। अच्छा। विभज्योतक ऊतक से जो नई कोशिकाएं बनती हैं, वो धीरे धीरे बदलती हैं। वो किसी खास काम के लिए अपना रूप, अपना आकार, अपनी बनावट बदल लेती हैं। जैसे कोई कोशिका शायद बड़ी हो जाए ताकि वो खाना जमा कर सके, कोई पतली नली जैसी बन जाए ताकि पानी पहुंचा सके। अच्छा, तो जब वो उस खास काम के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है, अपना परमानेंट रूप ले लेती है, तो विभाजन करने की क्षमता खो देती है। इसी प्रक्रिया को, जिसमें कोशिका एक खास काम के लिए स्पेशलिस्ट बन जाती है, उसे कहते हैं विभेदन यानी डिफरेंशिएशन। और इसी से बनते हैं स्थायी ऊतक। ठीक है, विभेदन। अब इन स्थायी ऊतकों में सबसे आम कौन सा है जो सबसे ज्यादा पाया जाता हो पौधों में? पौधों में सबसे आम और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला सरल स्थायी ऊतक है पैरेन्काइमा। 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 हाँ, ये कोशिकाएं थोड़ी हरफनमौला टाइप होती हैं, बहुत ज्यादा स्पेशलाइज नहीं। इनकी दीवारें पतली होती हैं और अक्सर कोशिकाओं के बीच खाली जगह भी होती है, जिसे इंटरसेल्युलर स्पेसेस कहते हैं। तो ये करती क्या है? ये कई सारे बेसिक काम करती हैं, जैसे भोजन जमा करना, गैसों का आदान प्रदान होने देना। इन्हें आप पौधे का फिलर ऊतक भी कह सकते हैं, जो खाली जगह भरता है। अच्छा, फिलर ऊतक। क्या इस पैरेन्काइमा के भी कुछ स्पेशल रूप होते हैं? जैसे क्या ये पौधे के लिए खाना भी बना सकता है? बिल्कुल। जब पैरेन्काइमा कोशिकाओं में क्लोरोफिल भर जाता है, हरा पिगमेंट, तो वो हरी हो जाती हैं और फोटोसिंथेसिस करने लगती हैं। फोटोसिंथेसिस मतलब भोजन बनाना? हाँ, पौधे के लिए भोजन बनाना। तब हम उसे कहते हैं क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा। क्लोरोफिल वाला पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा। ठीक है। इसी तरह जो पौधे पानी में रहते हैं, जैसे कमल है, जलकुंभी है, उनमें पैरेन्काइमा कोशिकाओं के बीच हवा की बड़ी बड़ी खाली जगहें बन जाती हैं, एयर कैविटीज। हवा की जगह क्यों? ये हवा भरी जगहें पौधे को हल्का बनाती हैं और पानी पर तैरने में मदद करती हैं। ओह, ऐसे हवा वाले पैरेन्काइमा को कहते हैं एरेन्काइमा। एरेन्काइमा। कमाल है। अच्छा, पौधों में एक और चीज होती है लचीलापन। जैसे कोई बेल है या पतली टहनी है, वो हवा में हिलती है, मुड़ जाती है, पर टूटती नहीं आसानी से। ये लचीलापन कहाँ से आता है? ये लचीलापन आता है एक दूसरे सरल स्थायी ऊतक से। इसका नाम है कोलिनकाइमा। कोलिनकाइमा। हाँ, ये अक्सर पत्तियों के डंठल में या जो नए तने बढ़ रहे होते हैं उनमें पाया जाता है। इसकी खासियत ये है कि इसकी कोशिका की दीवारें कोनों पर मोटी होती हैं। कोनों पर? हाँ, इससे मजबूती तो मिलती है, पर साथ में लचीलापन भी बना रहता है। इसी वजह से पौधे के ये हिस्से मुड़ पाते हैं, टूटते नहीं। ये पौधे का अपना शॉक एब्जॉर्बर सिस्टम है। वाओ, शॉक एब्जॉर्बर। और फिर वो सख्ती, जैसे नारियल का रेशा है या अखरोट का छिलका है, वो कितना सख्त होता है, वो मजबूती कौन देता है? वो काम है स्क्लेरेन्काइमा का। स्क्लेरेन्काइमा? हाँ, ये ऊतक पौधे को असली वाली मजबूती और कठोरता देता है। इसकी कोशिकाएं अक्सर मृत होती हैं। फिर से मृत? हाँ, और उनकी कोशिका भित्ति मतलब दीवार लिग्नन नाम के एक पदार्थ के जमा होने से बहुत मोटी और पत्थर जैसी सख्त हो जाती है। लिग्नन एक तरह का सीमेंट है पौधे के लिए। लिग्नन? हाँ, नारियल के रेशे, जो बीज होते हैं फलों के, उनका कठोर छिलका, पत्तियों की नसें, इन सब में ये स्क्लेरेन्काइमा होता है। यहाँ कोशिका का मर जाना ही उसकी ताकत है। अद्भुत। अच्छा, अब पौधे के बाहरी कवर की बात करते हैं। जैसे हमारी स्किन हमें बचाती है, पौधों की बाहरी परत का क्या रोल है? पौधों की जो सबसे बाहरी सुरक्षा परत है उसे कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। हाँ,
ये आमतौर पर कोशिकाओं की बस एक ही परत होती है जो पूरे पौधे को मतलब जड़, तना, पत्ती, फूल सबको ढके रहती है। इसका काम क्या है? मेन काम है अंदर के हिस्सों की सुरक्षा करना, अच्छा, जैसे पानी को ज्यादा भाप बनकर उड़ने से रोकना, बाहर की चोट से बचाना और जो बीमारी फैलाने वाले कीड़े या फंगस है उनको अंदर घुसने से रोकना। मैंने सुना है पत्तियों पर छोटे-छोटे छेद भी होते हैं इस एपिडर्मिस में, स्टोमेटा। हाँ, बिल्कुल सही सुना है। पत्तियों के एपिडर्मिस पर, खासकर नीचे वाली साइड पर लाखों छोटे छोटे छेद होते हैं। इन्हीं को स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। लाखों? हाँ, बहुत सारे। हर स्टोमेटा 2 खास बीन के आकार की कोशिकाओं से घिरा होता है, जिन्हें कहते हैं रक्षक कोशिकाएं या गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स दरवाजे की तरह स्टोमेटा को खोलती और बंद करती हैं। तो इन छेदों से होता क्या है? इन्हीं स्टोमेटा के जरिए पौधा सांस लेने के लिए गैसों का आदान प्रदान करता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है फोटोसिंथेसिस के लिए और ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है। अच्छा, और इन्हीं छेदों से पौधे के अंदर का फालतू पानी भाप बनकर बाहर निकलता है। इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ये पौधे को ठंडा रखने में भी मदद करता है। तो ये छोटे छेद पौधे के लिए बहुत जरूरी हैं। बहुत जरूरी। और जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, उसका तना मोटा खुरदुरा हो जाता है, उसे हम छाल या कॉर्क कहते हैं। उसमें क्या खास होता है? हाँ, जब तना पुराना और मोटा होता जाता है तो उसकी बाहरी एपिडर्मिस तो फट जाती है। उसकी जगह एक नई, ज्यादा मोटी और मजबूत सुरक्षा परत बन जाती है। इसी को कॉर्क कहते हैं। ये भी एपिडर्मिस की तरह है? उससे ज्यादा मजबूत। कॉर्क की कोशिकाएं भी मृत होती हैं और उनकी दीवारों में सुबेरिन नाम का एक मोम जैसा पदार्थ जमा हो जाता है। सुबेरिन? हाँ, सुबेरिन। ये सुबेरिन कॉर्क को पानी और गैसों के लिए लगभग इम्परवियस बना देता है, मतलब पानी और गैसें आसानी से आर पार नहीं जा सकती। जैसे वाटरप्रूफ जैकेट होती है ना, हाँ हाँ, बिल्कुल वैसा। इसीलिए पुराने पेड़ों की छाल इतनी मजबूत और प्रोटेक्टिव होती है। समझ गया। अच्छा, अभी तक हमने जिन स्थायी ऊतकों की बात की, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, आपने कहा ये सरल ऊतक हैं। हाँ, सरल स्थायी ऊतक। सरल क्यों? क्योंकि इनमें एक ही तरह की कोशिकाएं होती हैं? बिल्कुल। तो क्या पौधों में इनसे ज्यादा जटिल, मतलब मिक्स्ड टीमें भी होती हैं? हाँ, जरूर होती हैं। पौधों में जटिल स्थायी ऊतक भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स, जटिल। इन्हें जटिल इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये एक से ज्यादा टाइप की कोशिकाओं से मिलकर बनी एक टीम होती हैं और ये सारी अलग अलग तरह की कोशिकाएं मिलकर कोई एक बड़ा मुश्किल काम करती हैं। अच्छा, कौन सी है ये टीमें? पौधों में ऐसी 2 मेन जटिल टीमें हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, हाँ ये नाम तो बिल्कुल सुने, स्कूल में पढ़े थे। इनका काम क्या है? जाइलम और फ्लोएम ये दोनों मिलकर पौधे का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाते हैं, मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का नेटवर्क। इन्हें संवहन ऊतक या कंडक्टिंग टिश्यूज भी कहते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम? हाँ, जाइलम का काम है जड़ों से पानी और घुले हुए मिनरल्स को खींचकर पौधे के ऊपरी हिस्सों तक पहुंचाना, तने तक, पत्तियों तक। ये ज्यादातर एक तरफा रास्ता है, नीचे से ऊपर। पानी और मिनरल्स नीचे से ऊपर। ठीक है। और फ्लोएम? फ्लोएम का काम है पत्तियों में जो भोजन बनता है फोटोसिंथेसिस से, उस भोजन को पौधे के बाकी सभी हिस्सों तक पहुंचाना। सभी हिस्सों तक? हाँ, जहां भी जरूरत हो, चाहे वो जड़ें हों या फल बन रहे हों या बीज हों या कोई नई कली निकल रही हो। और फ्लोएम में भोजन ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी, दोनों दिशाओं में। अच्छा, ये दोनों तरफ काम करता है? हाँ, ये दोनों जाइलम और फ्लोएम अक्सर साथ साथ पाए जाते हैं और मिलकर बनाते हैं संवहन बंडल या वैस्कुलर बंडल। जो हमें पत्तियों की नसों में या तने के अंदर दिखता है ना, वो यही वैस्कुलर बंडल होते हैं। वैस्कुलर बंडल, ठीक है। तो ये जो जाइलम है जो पानी ऊपर ले जाता है, इसकी टीम में कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं? कैसे करती हैं इतना मुश्किल काम? जाइलम टीम के जो मेन पाइपलाइन वाले खिलाड़ी हैं वो है वाहिनिकाएं या ट्रेकिड्स और वाहिकाएं या वेसल्स। ट्रेकिड्स और वेसल्स? हाँ, ये दोनों लंबी खोखली ट्यूब जैसी कोशिकाएं हैं। इनकी दीवारें भी मजबूत होती हैं लिग्निन की वजह से। ये एक के ऊपर एक जुड़कर पानी के लिए एक लगातार पाइपलाइन बना देती हैं। ज्यादातर पानी इन्हीं के जरिए ऊपर चढ़ता है। इनके अलावा? इड में पानी भेजने का काम करती हैं
और जाइलम फाइबर्स भी होते हैं जो स्क्लेरेनकाइमा जैसे होते हैं, वो अतिरिक्त मजबूती देते हैं। सोचिए, इतनी ऊंचाई तक पानी पहुंचाना बिना किसी मोटर के, ये जाइलम का ही कमाल है। वाकई कमाल है। और फ्लोएम जो भोजन बांटता है पूरे पौधे में, उसकी टीम कैसी है? फ्लोएम टीम का मेन काम है भोजन मतलब शुगर जो पत्तियों में बनी है उसको ट्रांसपोर्ट करना। ये काम करने वाली मुख्य कोशिकाएं हैं चालनी नलिकाएं या सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स? हाँ, ये भी लंबी कोशिकाएं हैं, लेकिन इनकी जो सिरों वाली दीवारें हैं उनमें छोटे छोटे छेद होते हैं, जैसे छलनी में होते हैं। इसीलिए इन्हें चालनी नलिका कहते हैं। इन छेदों से भोजन आसानी से एक कोशिका से दूसरी में जा पाता है। अच्छा, छलनी जैसी। हाँ, और इन चालनी नलिकाओं के साथ हमेशा चिपकी रहती हैं साथी कोशिकाएं, कंपेनियन सेल्स। जी। ये चालनी नलिकाओं को जिंदा रखने और उनके काम में मदद करती हैं, क्योंकि चालनी नलिकाओं में खुद का न्यूक्लियस नहीं होता। ओह। फ्लोएम में भी पैरेन्काइमा होता है भोजन जमा करने के लिए, और फ्लोएम फाइबर्स होते हैं मजबूती के लिए। तो ये पूरा नेटवर्क ये पक्का करता है कि पौधे के हर हिस्से को एनर्जी मिलती रहे। पौधों की ये अंदरूनी दुनिया तो सच में बहुत मुनज्जम और हैरान करने वाली है। खैर, ये तो हुई पौधों की बात। अब जरा जानवरों की तरफ आते हैं। हाँ बिल्कुल। जानवरों की दुनिया तो बहुत अलग है। उनमें गति है, क्रिया है। उनके ऊतक इन जरूरतों को कैसे पूरा करते हैं? जैसे पौधों में एपिडर्मिस थी बाहरी सुरक्षा के लिए, जानवरों में ये काम कौन करता है, बाहरी कवरिंग या अंगों को अलग रखना? जानवरों में ये जिम्मेदारी होती है एपिथीलियमी ऊतक की। एपिथेलियल टिश्यू। हाँ, ये ऊतक हमारे शरीर की बाहरी सतह यानी त्वचा और जितने भी अंदरूनी अंग हैं या खाली जगह हैं, जैसे मुंह, पेट, आंत, फेफड़े, खून की नलियां, उन सब की परत बनाता है। तो ये सिर्फ कवरिंग है? सिर्फ कवरिंग नहीं, इसका काम सुरक्षा देना भी है। चीजों का अवशोषण करना, जैसे आंत में भोजन का, स्राव करना, जैसे ग्रंथियों से पसीना या हार्मोन निकलते हैं, और सबसे जरूरी, ये बाहरी दुनिया और शरीर के अंदर के माहौल के बीच एक बाउंड्री, एक बाधा बनाता है। शरीर का गेटकीपर है ये। गेटकीपर। अच्छा, क्या ये एपिथेलियम हर जगह एक जैसा होता है या इसके भी प्रकार हैं? क्योंकि हमारी त्वचा और हमारे पेट की अंदरूनी परत तो बहुत अलग लगती है। हाँ, बिल्कुल अलग होती है, और उसका कारण यही है कि एपिथेलियम के कई प्रकार होते हैं। ये कोशिकाओं के आकार और उनकी परतें कितनी हैं, इस आधार पर बांटे जाते हैं। जैसे जहां चीजों का लेन देन बहुत तेजी से होना है, जैसे फेफड़ों की हवा की थैलियां हैं जहां गैस बदलनी है, या खून की बहुत पतली नलिकाएं हैं, वहां एकदम चपटी कोशिकाओं वाली एपिथेलियम होती है। उसे कहते हैं शल्की एपिथेलियम, स्क्वॉमस एपिथेलियम। पतली होती है ताकि चीजें आसानी से आर पार जा सकें। ठीक है, चपटी वाली। फिर जहां मेन काम सोखना यानी अवशोषण है, या कुछ बनाना यानी स्राव है, जैसे हमारी आंत में या किडनी की नलिकाओं में, वहां कोशिकाएं लंबी होती हैं, खंभे जैसी। खंबे जैसी। हाँ, उन्हें कहते हैं स्तंभाकार एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम। या फिर घन के आकार की होती हैं, क्यूब जैसी, उन्हें कहते हैं घनाकार एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इनमें ज्यादा जगह होती है ये सब काम करने के लिए। और त्वचा, वो तो काफी मोटी होती है। हाँ, त्वचा जैसी जगह जहां रगड़ लगती है, चोट लग सकती है, वहां एपिथेलियम की कई सारी परतें होती हैं, एक के ऊपर एक। इसे कहते हैं स्तरित शल्की एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड स्क्वॉमस एपिथेलियम। ये ज्यादा मोटी और मजबूत होती है, ज्यादा सुरक्षा देती है। समझ गया। तो ये हुआ एपिथेलियम। इसके अलावा जानवरों में और कौन सी बड़ी ऊतक टीमें हैं? एक नाम और सुना है, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। इसकी क्या कहानी है? संयोजी ऊतक, जैसा नाम से ही लग रहा है, इसका मेन काम है शरीर के अलग अलग हिस्सों को, अलग अलग ऊतकों को आपस में जोड़ना, उन्हें सहारा देना और बांध कर रखना। जोड़ना और सहारा देना। हाँ, इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसकी कोशिकाएं एपिथेलियम की तरह एक दूसरे से बिल्कुल सटी हुई नहीं होती, वो बिखरी रहती हैं, और उनके बीच में काफी खाली जगह होती है। खाली जगह। हाँ, और उस खाली जगह में एक पदार्थ भरा होता है, उसे कहते हैं अंतरकोशिकीय मैट्रिक्स, इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। यही मैट्रिक्स संयोजी ऊतक की असली पहचान है, और इसी के आधार पर इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। ये मैट्रिक्स तरल भी हो सकता है, जैसे खून में। खून में? क्या खून भी संयोजी ऊतक है? हाँ, खून एक स्पेशल टाइप का संयोजी ऊतक है जिसका मैट्रिक्स तरल है। उस तरल मैट्रिक्स को हम कहते हैं प्लाज्मा। हाँ, और
इसी प्लाज्मा में हमारी लाल रक्त कणिकाएं आरबीसीज, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। प्लाज्मा खुद पानी, प्रोटीन, नमक, हार्मोन इन सब का मिक्सचर है। और खून का काम क्या है? पूरे शरीर में ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन, बेकार पदार्थ सबको ट्रांसपोर्ट करना। ये शरीर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। गजब, खून भी एक ऊतक है। अच्छा, और वो ढांचा जो हमारे शरीर को आकार देता है, हमारी हड्डियां, वो किस तरह का संयोजी ऊतक है? हड्डियां यानी अस्थि, ये भी संयोजी ऊतक ही है, लेकिन इसका मैट्रिक्स तरल नहीं बल्कि बहुत मजबूत और कठोर होता है। कठोर? हाँ, बहुत। ये मैट्रिक्स कैल्शियम और फास्फोरस जैसे मिनरल्स का बना होता है, और इसी कठोर मैट्रिक्स के अंदर हड्डी की कोशिकाएं मतलब अस्थि कोशिकाएं फंसी रहती हैं। तो हड्डियों का काम? हड्डियां सिर्फ ढांचा और सहारा ही नहीं देती, बल्कि हमारी मांसपेशियों को जुड़ने के लिए जगह देती हैं, और हमारे जो नाजुक अंग हैं, जैसे हमारा दिमाग है, फेफड़े हैं, दिल है, उनकी रक्षा भी करती हैं। ये शरीर का इंटरनल फ्रेमवर्क है। इंटरनल फ्रेमवर्क सही है। अब हड्डियां आपस में जुड़ती हैं जोड़ों पर। उन्हें जोड़ने के लिए भी कोई खास ऊतक होता होगा ताकि वो हिलडुल सके? बिल्कुल। दो हड्डियों को आपस में जोड़ों पर जोड़ने वाला जो मजबूत लेकिन लचीला रेशेदार ऊतक है, उसे कहते हैं स्नायु यानी लिगामेंट। लिगामेंट। हाँ, ये हड्डी जितना कठोर नहीं होता पर बहुत मजबूत होता है, और इसमें काफी लचीलापन होता है ताकि जोड़ हिल सकें। ये जोड़ को स्टेबल रखता है। और मांसपेशियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है? मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला जो मजबूत रेशेदार ऊतक है, वो है कंडरा यानी टेंडन। टेंडन? हाँ, टेंडन भी बहुत मजबूत होता है, लेकिन इसमें लिगामेंट जितना लचीलापन नहीं होता, सीमित लचीलापन होता है। अच्छा, लिगामेंट ज्यादा लचीला है? हाँ, इनके अलावा एक और संयोजी ऊतक है उपास्थि यानी कार्टिलेज। कार्टिलेज? हाँ, ये हड्डी जितना कठोर नहीं होता, पर रबड़ जैसा चिकना और लचीला होता है। ये हमारी नाक की नोक पर, कान के बाहरी हिस्से में और सांस की नली में होता है, और जोड़ों पर हड्डियों की सतह को चिकना भी बनाता है ताकि वो आसानी से घिसे नहीं। और शरीर में जो फैट जमा होता है, चर्बी, वो कहाँ जमा होती है? वो भी एक खास तरह के संयोजी ऊतक में जमा होती है। उसे कहते हैं वसा ऊतक या एडिपोज ऊतक। एडिपोज टिश्यू? हाँ, ये ज्यादातर हमारी त्वचा के ठीक नीचे और हमारे अंदर के अंगों के आसपास पाया जाता है। इसकी कोशिकाएं फैट यानी वसा की बड़ी बड़ी बूंदों से भरी रहती हैं। इसका काम क्या है, फैट जमा करने के अलावा? फैट जमा करना मतलब एनर्जी जमा करना तो है ही, साथ ही ये शरीर के लिए गद्दे मतलब कुशन का काम भी करता है, चोट से बचाता है, और क्योंकि फैट गर्मी का अच्छा इंसुलेटर है, तो ये शरीर की गर्मी को बाहर निकलने से रोककर हमें गर्म रखने में भी मदद करता है। अच्छा, इंसुलेशन भी। ठीक है। अब आते हैं उस चीज पर जो जानवरों को पौधों से बिल्कुल अलग बनाती है, मूवमेंट। हमारा चलना फिरना, दिल का धड़कना, यहां तक कि हमारी आंतों में खाना आगे कैसे बढ़ता है, ये सब हरकतें कैसे होती हैं? शरीर में हर तरह की हरकत, हर तरह की मूवमेंट के पीछे है पेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू? हाँ, इस ऊतक की कोशिकाएं खास होती हैं, वो लंबी होती हैं, जिन्हें पेशी फाइबर या मसल फाइबर्स कहते हैं, और इनके अंदर खास तरह के प्रोटीन होते हैं जो सिकुड़ सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सिकुड़ने वाले प्रोटीन? हाँ, जब ये प्रोटीन सिकुड़ते हैं तो पूरी पेशी कोशिका छोटी हो जाती है और इसी से खिंचाव पैदा होता है या गति होती है। ये शरीर का मोटर सिस्टम है। क्या ये पेशियां, ये मसल्स सब एक जैसी होती है या इनमें भी फर्क है? क्योंकि कुछ तो हमारे कंट्रोल में है, जैसे हाथ हिलाना, पर दिल का धड़कना तो अपने आप होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। काम और बनावट के आधार पर मसल्स मुख्य रूप से 3 तरह की होती हैं। 3 तरह की? हाँ, पहली वो जो हड्डियों से जुड़ी होती हैं और हमारे शरीर को हिलाने डुलाने का काम करती हैं, जैसे हाथ पैर की मसल्स। इन्हें कहते हैं कंकाल पेशियां, स्केलेटल मसल्स। क्योंकि हम इन्हें अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए ये ऐच्छिक पेशियां या वॉलंटरी मसल्स भी कहलाती हैं। वॉलंटरी? हाँ, और माइक्रोस्कोप में देखने पर इनमें हल्की और गहरी धारियां दिखती हैं, इसलिए इन्हें रेखित पेशियां या स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं। अच्छा, धारियों वाली ऐच्छिक पेशी, ठीक है। दूसरी कौन सी है? दूसरी है चिकनी पेशियां, स्मूथ मसल्स।
ये हमारी आंतों की दीवार में, खून की नलियों की दीवार में, मूत्राशय में, इन जगहों पर पाई जाती हैं। ये हमारी इच्छा से कंट्रोल नहीं होती। मतलब अनैच्छिक। हाँ, अनैच्छिक या इनवॉलेंट्री। जैसे खाना अपने आप आंत में आगे बढ़ता है, वो इन्हीं की वजह से। इनमें वो धारियां भी नहीं होती, इसलिए ये चिकनी कहलाती हैं। ठीक है। और तीसरी? से ही पता चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे दिल में पाई जाती हैं। सिर्फ दिल में? इनमें क्या खास बात है? ये तो कभी थकती नहीं, जिंदगी भर चलती रहती हैं। हाँ, कार्डियक मसल्स वाकई बहुत खास है। ये बनावट में थोड़ी थोड़ी कंकाल पेशियों जैसी होती हैं। इनमें धारियां होती हैं, कोशिकाएं बेलनाकार होती हैं, लेकिन ये काम में चिकनी पेशियों की तरह अनैच्छिक हैं। हम दिल की धड़कन को अपनी मर्जी से रोक या चला नहीं सकते। सही बात है। इनकी एक और खास बात है कि इनकी कोशिकाएं ब्रांच्ड होती हैं, मतलब उनमें शाखाएं निकली होती हैं और वो आपस में जुड़कर एक जाल जैसा बना लेती हैं। इससे पूरा दिल एक साथ एक लय में धड़क पाता है। और सबसे बड़ी बात, जैसे आपने कहा, ये बिना थके जीवन भर लगातार काम करती रहती हैं। कमाल है। अच्छा, गति की बात हो गई। अब आते हैं शरीर के कम्युनिकेशन नेटवर्क पर। जैसे हमें कोई गर्म चीज छू जाए तो हाथ फौरन पीछे हट जाता है, या हम कुछ सोचते हैं, कुछ याद करते हैं। ये सब जानकारी, ये संदेश इतनी तेजी से शरीर में कैसे दौड़ते हैं? इस तेज रफ्तार कम्युनिकेशन का सारा जिम्मा है तंत्रिका ऊतक पर, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू? हाँ, इसकी जो मूल इकाई है, जो मेन कोशिका है, वो है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। न्यूरॉन? हाँ, ये कोशिकाएं बाहरी या अंदरूनी उत्तेजना मतलब स्टिम्युलस को पहचानने और उसके संदेश को बिजली के सिग्नल जैसे, जिसे नर्व इम्पल्स कहते हैं, उसके रूप में शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक पलक झपकते पहुंचाने में माहिर होती हैं। पलक झपकते? हाँ, बहुत तेज। हमारा दिमाग, हमारी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड और पूरे शरीर में जो नसों का जाल फैला है, वो सब इसी तंत्रिका ऊतक से बना है। तो इस न्यूरॉन में ऐसा क्या खास होता है? इसकी बनावट कैसी है जो ये इतना तेज काम करता है? काय सेल बॉडी, जिसमें न्यूक्लियस और बाकी हिस्सा होता है। फिर इससे छोटे छोटे धागे जैसे एक्सटेंशन निकले होते हैं, जिन्हें कहते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स? ये एंटेना की तरह होते हैं, जो दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल पकड़ते हैं। डेंड्राइट एंटेना की तरह? ठीक। सही है। और फिर एक लंबा पूंछ जैसा एक्सटेंशन होता है, जिसे कहते हैं एक्सॉन। एक्सॉन? ये सिग्नल को कोशिका काय से दूर ले जाता है, अगले न्यूरॉन तक या फिर किसी मांसपेशी या ग्रंथि तक। एक्सॉन, सिग्नल को दूर ले जाने वाला। हाँ, तो एक न्यूरॉन का एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ता है और इस तरह संदेश एक चेन में आगे बढ़ता जाता है। और जब बहुत सारे एक्सॉन फाइबर एक साथ मिलकर एक बंडल बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं एक नर्व यानी तंत्रिका। ये नर्व शरीर में बिजली के तारों के बंडल की तरह सूचनाओं को लाती और ले जाती हैं। वाह! तो अगर हम इस पूरी कहानी को, इस पूरे सफर को समेटे, तो हमने देखा कि कैसे अकेली कोशिकाएं मिलकर एक टीम बनाती हैं, ऊतक। बिल्कुल। और फिर ये अलग-अलग ऊतक टीमें पौधों में और जानवरों में अपने अपने खास काम संभालती हैं। पौधों में मजबूती देना है, पानी और भोजन पहुंचाना है। हाँ, या जानवरों में हरकत करनी है, सुरक्षा देनी है, तेजी से एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक बात पहुंचानी है। हर काम के लिए एक स्पेशलिस्ट ऊतक टीम मौजूद है। और ये भी साफ हुआ कि जाइलम और फ्लोएम जैसी टीमें, जो कई तरह की कोशिकाओं से मिलकर इतना जटिल काम करती हैं, वो सरल नहीं बल्कि जटिल ऊतक कहलाती हैं। बिल्कुल सही। ये स्पेशलाइजेशन, ये काम का बंटवारा, इसी ने एक कोशिका के ढेर को एक जिंदा काम करते हुए जीव में बदला है। हर ऊतक की अपनी जगह है, अपनी बनावट है, अपना तय काम है, और सब मिलकर ही जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। और ये सोचना भी कितना दिलचस्प है ना कि जीवन के दो इतने बड़े रूप, पौधे और जानवर, दोनों ने ऑर्गेनाइज होने के लिए ऊतकों का एक ही बेसिक सिद्धांत अपनाया। हाँ, संगठन का सिद्धांत तो एक ही है। लेकिन फिर अपनी जीवन शैली के हिसाब से एक ठहरा हुआ, एक चलने फिरने वाला, उन्होंने कितनी अलग-अलग रणनीतियां, कितने अलग-अलग तरह के ऊतक विकसित कर लिए। दोनों की सफलता का राज शायद ऊतकों के इसी जटिल ताने बाने में छिपा है। बिल्कुल, ये अपने आप में विकास की एक अद्भुत कहानी है। आज ऊतकों की इस अनोखी और जटिल दुनिया की कहानी इतने सरल तरीके से सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है सुनने वालों को ये सफर दिलचस्प भी लगा होगा और जानकारी भरा भी। बिल्कुल, और उम्मीद है कि ज्ञान की ये खोज जारी रहेगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई विषय और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अलविदा।